हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, लेबर कोड्स के ऊपर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में कोविड के दौरान बहुत सारे लेबर कोड्स को वेरियस स्टेट्स के द्वारा स्क्रैप कर दिया गया। स्पेशली यूपी में 43 लेबर कोड्स को, लेबर लॉज को स्क्रैप किया गया। तो लेबर लॉज को क्यों स्क्रैप किया गया, ये पहले जानते हैं। देखिए क्या है कि जितने भी ये ईस्टर्न स्टेट्स है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी तो बीच में आ जाता है, लेकिन और भी जो उड़ीसा हो गया, यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। इन सभी स्टेट से लोग माइग्रेट करके जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के स्टेट्स में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो वहाँ से जब कोरोना का पेंडेमिक हुआ, कोविड का, और जब लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके वापस आने लगे अपने स्टेट्स। और क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा था, इस वजह से लोग पैदल ही आने लगे। इसी में कितने लोग जो है, लोगों की मृत्यु हो गई, कितने हादसे हो गए। और इतना दूर का सफर पैदल कैसे कोई कर सकता है, फिर भी लोगों ने किया, पीड़ा में पूरा सामान लेकर के अपना, है ना। तो देखिए क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे जिन्होंने इनको एम्प्लॉयमेंट दिया था, वहां पे लोगों ने एक तरीके से लॉकडाउन के समय में इन लोगों का साथ नहीं दिया। जैसे कि अब ये इनका कहना है कि उनसे रेंट मांगे जाने लगा, तो ये रेंट कहाँ से देंगे जब कमाएंगे ही नहीं। तो आखिर में ये स्थिति पैदा कैसे हो गई कि ऐसे स्टेट्स जहाँ पे एक समय में, मतलब प्राचीन समय में बहुत जो कि बहुत ही संपन्नता थी, वो एकदम वो स्टेट्स एकदम खराब हो गए, और वहाँ से लोग जो है माइग्रेट करके बाहर जाने लगे। और फिर कोविड के दौरान वही लोग वापस आए, और इससे बहुत बड़ी समस्या एक पैदा हो गई थी देश में। इसको देखते हुए स्टेट्स ने क्या किया है कि सारे जो लेबर लॉज थे, बहुत सारे, जिन्होंने एक्चुअली लेबर्स को फैसिलिटी देने के लिए, लेबर्स को की लाइफ को इजी करने के लिए सारे लेबर लॉज बनाए गए थे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे। तो आप पूछेंगे कि अगर ये सारे जो है लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, तो इनको स्क्रैप क्यों किया गया। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन इसके जवाब में सरकार का ये कहना है, और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अगर, देखिए क्या है कि अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे एम्प्लॉयर्स को भी, तो कौन रिस्क लेगा। यूपी जैसे स्टेट में, बिहार में, अगर एम्प्लॉयर्स को ये रिस्क रहेगा कि अगर मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा और मेरा पैसा सब डूब जाएगा, तो कोई भी नहीं लगाना चाहेगा। लोग वहां पे पैसा लगाएंगे जहां पे उनको रिस्क कम है और प्रॉफिट के चांसेस, रेवेन्यू अर्न करने के चांसेस बढ़ जाएं, तो वहां पे वो सस्टेन भी कर पाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग ही नहीं पाई 90s के एरा में, या जब हम तो टाइम के साथ जो होना था डेवलपमेंट, वो हुआ नहीं। इस वजह से लोग फिर बाहर जाने लगे, और इसका एक तरीके से विशेष सर्कल चल गया कि जब आपका पूरा लेबर बाहर ही चला गया है, तो अदर स्टेट्स में डेवलपमेंट करेगा, अदर स्टेट्स का डेवलपमेंट होने लगा। उन्होंने देखा कि भाई बाहर से लोग, चीप लेबर आकर के हमारे यहाँ काम कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे और भी सहूलियत दी गई। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, गुजरात में, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से बहुत तेजी से हुआ। और हमारे जो ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिडिल स्टेट्स हैं, गोंडवाना रीजन है या विदर्भ है, यहाँ पे कम डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार क्या करना चाहती है। सरकार देना चाहती है थोड़ा सा फ्री हैंड एम्प्लॉयज को, कि एम्प्लॉयज को एक सिक्योरिटी हो जाए, एम्प्लॉयज को एक जो है, एम्प्लॉयज को थोड़ा सा कुशन देगी सरकार, तो एम्प्लॉयज और लोगों को हायर करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। इससे जो लोकल पॉपुलेशन है ये बाहर नहीं जाएगी। यूपी जैसे, बिहार जैसे स्टेट्स का डेवलपमेंट तेजी से होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इस वजह से
सरकार ने ये सारे बिल कोड्स को, जितने 43 कोड्स थे उनको स्क्रैप किया था। और 3 कोड्स आए हैं अभी, जिनमें से एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 और तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। एक और कोड आएगा। ये तो 3 कोड हो गए, हमको पता चल गए, और ये तीनों कोड एक्चुअली फाइनेंस बिल के जैसे लेकर आए गए हैं। इसलिए राज्यसभा में इन पर ज्यादा, राज्यसभा इनको इन पर कोई टिप्पणी कर सकती है, अमेंडमेंट के लिए बोल सकती है, कोई सुधार के लिए बोल सकती है। अदरवाइज ये बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो चुके हैं। इनको पास करने का तरीका था हाथ उठा करके इनको पास किया गया, वोटिंग मशीन से हुई नहीं है। वोटिंग मशीन से जो पार्लियामेंट में होती है बटन दबा के, वैसी हुई नहीं है कोरोना की वजह से। उसका भी बहुत विरोध हुआ राज्यसभा में। तो देखिए क्या है कि अब ये सिर्फ प्रेसिडेंट का असेंट के लिए बचा है ये तीनों बिल, और इस पे मोहर भी प्रेसिडेंट की लगी जाएगी जैसा कि अंदाजा है। तो अभी क्या है ये तीनों कोड बिल और इसमें क्या किया गया है ये जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या किया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज दिया गया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सोशल सिक्योरिटी बढ़ाई है, गिग वर्कर्स को और इंटर स्टेट माइग्रेंट्स को इंक्लूड किया है लेबर कोड्स में। अब गिग वर्कर्स कौन है? गिग वर्कर्स वो है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स है, जो कि थोड़े समय के लिए जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, या स्विगी हो गया आपका, जोमेटो हो गया, जो कि एक छोटी सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वहां पे उनका जॉब कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी चीज ये है, जैसे कैब वर्कर्स हो गए जो कैब चलाते हैं, जो कैब सर्विसेज है, ओला उबर, तो ये सब भी गिग वर्कर्स में आते हैं। तो इनके लिए सोशल सिक्योरिटी इनको भी इंक्लूड किया है सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के लिए, और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को यूज किया है जिनकी तनख्वाह महीने में 18,000 तक होती है, उनको इंक्लूड किया है। प्लस इसमें इस कोड में ऐसा कहा गया है, वेरियस एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा गया है कि ये सभी कोड्स ने एक एम्प्लॉयर को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जहां पे एम्प्लॉयर बहुत सारे वर्कर्स को हायर और फायर कर सकता है विदाउट गवर्नमेंट्स परमिशन। प्लस द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस मोर कंडीशंस रिस्ट्रिक्टिंग द राइट ऑफ द वर्कर्स। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कंडीशंस जहां पे राइट्स ऑफ द वर्कर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। कौन से राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है? स्ट्राइक पर जाने की राइट को रिस्ट्रिक्ट किया है सरकार ने, ठीक है, कि आप बिना नोटिस दिए आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। ऐसा सरकार ने बिल में लेके आया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल में, कि प्रायर नोटिस ऑफ 60 days will have to be given by workers before going on a strike। तो ये एक बात हो गई। प्लस जो इंडस्ट्रियल थ्रेशहोल्ड, एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होती थी 100 लेबर्स की, 100 वर्कर्स की या लेबर्स की। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री है जिसने 100 वर्कर या उससे ज्यादा के वर्कर्स रखे हुए हैं, मतलब वहां उनके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लास्ट ईयर के किसी भी दिन में अगर 100 वर्कर्स तक या उसके ऊपर पहुंचता है, 100 वर्कर या उसके ऊपर पहुंचता है लिमिट वहां पे काम करने वाले वर्कर्स का, तो वो जो एम्प्लॉयर होता था, वो जो इंडस्ट्री होती थी, वो फॉल होती थी स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स में। तो स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स में एक बार फॉल होने के बाद अगर उनको फायर करना है किसी को या बड़ा चेंजेस करना है वर्किंग जो वर्कफोर्स है उसमें, तो उनको गवर्नमेंट की परमिशन लगती थी। उस लिमिट को सरकार ने बढ़ा दिया है, 100 से 300 कर दिया है। कहने का मतलब है अगर 299 लोग अगर आपके इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसमें जैसे 99 लोग तक एक लिमिट थी कि अगर 99 से ऊपर 100 तक पहुंचता है, अगर 100 या मोर होता है, तो एक थ्रेशहोल्ड है, वो वहां से स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स शुरू हो जाएगा। अब वो रूल्स को बढ़ा करके 300 कर दिया गया। 300 एंड अबव होगा तो स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स लगेंगे। इसका मतलब है कि 299 लेबर्स अगर काम कर रहे हैं, 300 से कम काम कर रहे हैं लेबर्स
किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस एम्प्लॉयर को ये राइट होगा कि वो किसी को भी हायर कर सकता है, फायर कर सकता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है एम्प्लॉयर को, जिससे कि बेझिझक होकर के लोग जो है स्मॉल एंटरप्राइजेज, स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि उनको कोई डर ना रहे कि, और इस तरीके से प्रोमोट किया जा रहा है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं आत्मनिर्भर भारत बोलिए, या बाहर से इन्वेस्टमेंट आना है, कोई बड़ी कंपनी आना चाहती है, और उसको एक तरीके से सरकार ने ये कहने की कोशिश की है कि चलिए हम आपके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। पर आगे मैं बताऊंगा आपको कि सरकार को क्या करना चाहिए सो एज टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वर्कर्स। ओके, तो एक्सपर्ट्स जो हैं, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगी, किसको? एम्प्लॉयर्स को। तो देखिए, और ये जो आईआर कोड है, इसने जो स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स जो बढ़ाया है 100 से लेकर के 300 जो किया है, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। उनका कहना है कि इससे क्या होगा कि जो 300 वर्कर जिस भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, वो कंपनीज के पास एक आर्बिट्रेरी पावर आ जाएगी, आर्बिट्रेरी पावर हो जाएगी कि वो सर्विस कंडीशंस को वर्कर्स के खिलाफ यूज कर सकते हैं। मतलब वो कोई भी सर्विस कंडीशंस ले आएंगे, फिर वर्कर्स कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर कैन हायर एंड फायर अप टू 300, मतलब 300 वर्कर्स अगर उनके इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो एक तरीके से वो सर्विस कंडीशंस कैसी भी रख सकते हैं। इसमें वर्कर्स आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जो आवाज उठाएगा उसको फायर कर दिया जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है इसे। बट हमको ऐसे भी सोचना चाहिए कि 100 था ही पहले, अगर इसको 300 किया गया है तो बहुत सोच विचार के किया गया है। और ये 300 इसलिए किया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो भी बाहर जो नया व्यक्ति उठता है काम करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, वो बहुत बड़ा रिस्क लेता है। तो अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है, और उसमें अगर नेतागिरी होने लगेगी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में, तो हम बड़ी इंडस्ट्रीज को कैसे मैनेज करेंगे? कि अगर छोटी इंडस्ट्रीज, तो इसके लिए फ्रीडम दिया जा रहा है एम्प्लॉयर्स को थोड़ा। और ये सबको समझना चाहिए कि किसी भी जगह पे अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। देखिए चाइना में क्या होता है, चाइना में तो लेबर्स की कोई से ही नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे चीप लेबर है। इसलिए एप्पल जैसी कंपनी चाइना में जाती है, और मैक्सिमम 99% वहां पे उसके सारे सर्किट्स वगैरह सब बनते हैं। असेंबल बस यूएस में होता है, तो मेड इन अमेरिका यूएस हो जाता है। अदरवाइज यूएसए में कुछ होता नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी एक्टिविटी, सारे कंपोनेंट्स तो चाइना में बनते हैं। क्यों बनते हैं चाइना में? भाई जब यूएस की कंपनी है एप्पल, तो बनते इसलिए हैं क्योंकि वहां पे लेबर चीप है। जब लेबर चीप होता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयर का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। अगर लेबर चीप है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जहां कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये चीज समझने वाली है कि किस तरीके से आप जो पैसा लेबर को नहीं देते हैं उसके हक का, वो पैसा आपका प्रॉफिट बन जाता है। मार्क्स को पढ़िएगा तो थोड़ा समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से ये फिलॉसफी काम करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कि लेबर से जो लेबर का जितना आपने कम पे करेंगे, उसकी क्षमता, उसके परिश्रमिक वो जुड़ जाता है एम्प्लॉयर के बेनिफिट में। और ये बड़े बड़े देश करते आए हैं। इसी वजह से चाइना के पास पूरी मैन्युफैक्चरिंग है। और चाइना कैसे करवाने में सक्षम हो गया अपने देश में? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ डंडे का रूल है, ठीक है। वहाँ पे जो है एक पार्टी वन पार्टी रूल है। इस वजह से वहाँ पे लोगों के पास कोई फ्रीडम है नहीं, वो अपने से कुछ बोल सकते नहीं है, और उनको बस दिन रात काम करना है। जिसका सरकार उनको जितना वाजिब समझती है पैसा देती है, उनको जो है किसी भी प्रकार से दुनिया से काट के रखती है। उनको ग्लोबल न्यूज उनको सुनाई देता नहीं है, उनको मतलब पता कुछ चलता नहीं है। उनका न्यूज़पेपर भी खुद का सरकारी न्यूज़पेपर है। इस वजह से उनको एक तरीके से समझ लीजिए एक कंट्री का कैद है जिसमें रखा गया है, और उनसे काम लिया जा रहा है।
बेपनाह काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना को भी बहुत मुनाफा होता है। बड़ी बड़ी कंट्रीज उनको बहुत सारा फॉरेन रिजर्व्स के रूप में अपनी जो करेंसी पे करती है उसका चाइना फिर इस्तेमाल करता है बहुत सारे देशों को गुलाम बनाने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान है या और भी बहुत सारे कंट्रीज है, श्रीलंका है। तो इनमें वो इन्वेस्ट करके, नेपाल है, इनमें इन्वेस्ट करके उनको इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश आज के डेट में चाइना कर रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। तो इसीलिए भारत में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग, तो हमको चाइना जैसे देश से कम्पीट करना पड़ेगा। उससे कम्पीट करने के लिए आपको एम्प्लॉयर्स को जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, उसमें थोड़ा तो फ्री हैंड आपको देना पड़ेगा। अगर आप ग्रास रूट लेवल से सिर्फ आप लेबर्स की बात, मतलब लेबर्स के लिए एक एनवायरनमेंट दे देंगे और उनको एक भी क्वेश्चन नहीं देंगे, तो कौन आपके यहाँ पे आएगा। हाँ, बट हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी जो है किसी भी वर्कर का शोषण ना कर सके। एक फोरम बनना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां पे इवन दो 300 वर्कर्स आप इंक्रीज अप टू 300 आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स के लिए इंक्रीज कर रहे हैं थ्रेशोल्ड, बट आपको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। आपको रेगुलर चेक करना चाहिए कि किस कंपनी में, किस इंडस्ट्री में क्या कंडीशंस हैं, सर्विस कंडीशंस, वेदर और नॉट कि उनके सर्विस कंडीशंस जो है ग्लोबल लेवल के हैं, वर्ल्ड क्लास है, कि उनको वैसी सुविधाएं मिल रही हैं जैसी कि मिलनी चाहिए। नेक्स्ट कि स्टैंडिंग कमेटी ने क्या प्रपोज किया है लेबर इसमें। तो स्टैंडिंग कमेटी ने, देखिए जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसी ने ये सजेस्ट किया कि 100 से 300 बढ़ाने की जरूरत है थ्रेशोल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स। तो उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा कि एक्चुअली 16 स्टेट्स भारत में 16 स्टेट्स ऑलरेडी ये चेंज कर चुके हैं। वो ऑलरेडी 100 से 300 तक बढ़ा चुके हैं, जिसमें से एक स्टेट है राजस्थान, जहां पे आज की डेट में कांग्रेस का शासन है और वो काफी अच्छा कर रहा है। इस कमेटी का कहना है कि वो काफी स्टेट अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग ले वर्कर्स। तो और ये चेंज करने के बाद ज्यादा लोगों को जॉब मिली है इंडस्ट्रीज में और ज्यादा प्रमोट हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग। तो इसी वजह से और भी स्टेट्स ने किया, 16 स्टेट्स ने किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम एक लॉ ही बना देते हैं और यूनिफाई कर देते हैं कि 16 स्टेट्स के अलावा भी और जितने स्टेट्स हैं जिन्होंने इंक्रीज नहीं किया वो भी इस रूल से फिर बाउंड हो जाएंगे और फिर एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन मिलेगा सारे स्टेट्स में थ्रू आउट इंडिया। प्लस स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी कहा है कि जो कि लॉ में एक रहता था, एक वर्ड रहता था, एज मे बी नोटिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, थ्रेशोल्ड बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली इन कोड इटसेल्फ एंड द वर्ड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये पहले डिसाइड कर पाती थी कि उसको कितना थ्रेशोल्ड बढ़ाना है स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स के लिए, लेबर वर्कर्स का, वर्कफोर्स का। बट अब ये एक्चुअली में इस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ये जो शब्द है इसको हटा करके सरकार सबके लिए एक्चुअली बढ़ा ही दे रही है कि आपको 100 से 300 कर दे रहे हैं हम कि आप 100 से 300 वर्कर्स स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स के लिए, पहले 100 लिमिट थी, अब इसको 300 कर दिया गया है। प्लस अब हम बात करते हैं कि ये किस किस पे लागू होगा। तो सरकार ने इसमें कहा है कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जितनी भी होती है सब पर ये कोड लागू होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का ये भी क्लॉज सभी पे लागू होगा, अपार्ट इंक्लूडिंग इवन एसेंशियल सर्विसेज जितनी भी हैं सभी पे ये जो है, जहां पे भी 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स में 300 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हुए किसी भी दिन, वहां पे ये कोड लागू होगा। तो कंसर्न्स क्या है?
देखिए कंसर्न ये है एक्सपर्ट्स के कि ये कोड की वजह से जो लेबर की राइट्स है, जो वर्कर्स की राइट्स है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। उनको एक तरीके से सरकार ने कमजोर कर दिया है। अगर जितनी भी कंपनियां जिसमें 300 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे लेबर्स का कोई से नहीं होगा, वो कुछ अपनी बात रख नहीं पाएंगे। इस पे 2-3 मत हो सकता है लेबर्स की बात। देखिए क्या है, अगर आपके पास जॉब रहेगी तभी तो जॉब जाने का डर है। अगर जॉब ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो फिर कैसे। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। जो उनके पास 100 था, अब बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया सरकार ने कि नहीं भाई, जितनी भी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे 299 तक वर्कर्स लग सकते हैं या 300 से कम लग सकते हैं, तो वहां पे एम्प्लॉयर को इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया जिससे कि वो सेफ हो अपने इन्वेस्टमेंट को भी लेके, या वो जो बोरो करता है सरकार से और जगह से, जो वो बोरो करता है उस फंड को वो अच्छे से यूज कर सके सिक्योर होकर के, और वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग थोड़ा उसके हाथ में दिया है जिससे कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके इंडस्ट्रीज को वर्क करने के लिए। प्लस इसमें एक और कंसर्न है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पावर दे दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया है एम्प्लॉयर्स को हायरिंग एंड फायरिंग के लिए। ऑब्वियसली दिया है, इसीलिए दिया है जैसा मैंने कहा कि हायरिंग और फायरिंग के लिए, कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना पैसा लगा के या बहुत सारे लोग अपना पैसा लगा करके एक इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं, तो उनको अगर ये फियर रहेगा तो वो सोचेंगे कि हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पे ये फियर ना हो इन्वेस्ट करने के लिए, और वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जब एक ये सर्कल चलेगा, जब लोगों को जॉब मिलेगा तभी उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज फिर से यूपी बिहार यहाँ के ये सारे स्टेट्स के लोग, उड़ीसा के लोग, फिर इनको माइग्रेट करके बाहर जाना पड़ेगा, कोई मतलब बनता नहीं है। इसीलिए सरकार ने ये रूल लेके आया है। और स्टार्टिंग में जब हम पुराने जमाने की बात करें तब तो 100 वर्कर्स हम सोचते थे कि एक तरीके से 100 वर्कर से जहां पे काम कर रहे हैं या उससे कम काम कर रहे हैं तो वो एक स्मॉल में गिना जाता था कि ये छोटी इंडस्ट्री है। आज की डेट में इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ गई है कि अब ज्यादा वर्कर्स भी लगते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। तो जिन इंडस्ट्रीज में भी ज्यादा वर्कर्स लगते हैं वहां पे जो है वहां पर ये सारा रूल्स एप्लीकेबल होगा। प्लस ये कहना कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इससे खराब हो जाएगी, देखिए एम्प्लॉयमेंट होगा तभी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी खराब होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है आज की डेट में, तो हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए अगर, तो हमको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और ये सरकार ने बहुत सोच समझ के लाया है ये, क्योंकि इसमें एक कमेटी है जिसने ये डिसाइड किया है कि ये सभी स्टैंडिंग कमेटी ने पूरा सोच समझ के और बहुत ही डिटेल रिपोर्ट अप्रैल में सबमिट की, जो कि एक स्टडी के बाद लेके आया गया कि वेदर और नॉट इट विल बी गुड। तो ये बहुत ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि लीगल स्ट्राइक पर भी सरकार ने एक तरीके से लेबर्स की राइट को कर्टेल किया है। अगर किसी भी वर्कर को कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में किसी वर्कर्स को अगर स्ट्राइक पे जाना है तो उनको 60 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। तो ये जो है एक तरीके से पहले नहीं था। ये सिर्फ किस इंडस्ट्रीज में था, जो एसेंशियल सर्विसेज के जितने भी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि जल विभाग, जल संसाधन विभाग होता है, जैसे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गैस या पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, ये सारे जो इंडस्ट्रीज होते थे ये इनको एसेंशियल सर्विसेज में गिना जाता था। और फिर इनको 45 डेज का या 6 वीक्स का नोटिस इनको देना पड़ता था। और 6 वीक्स का नोटिस देने के बाद उसके बाद 15 डेज के बाद ये स्ट्राइक में, मतलब इन टोटल 60 डेज हो ही जाते थे। वही रूल अब सभी इंडस्ट्रीज के लिए कर दिया है सरकार ने कि अगर आपको जाना है
स्ट्राइक पर, तो आपको 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। प्लस पहले क्या होता था, कंसिलिएशन होता था। लीगल स्ट्राइक पर जाने से पहले सिर्फ कंसिलिएशन होता था। अब एक आर्बिट्रेशन फोरम सरकार ने सेट कर दिया कि द टाइम पीरियड फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन कंडीशंस फॉर वर्कर्स। तो कंडीशंस में एक आर्बिट्रेशन को जोड़ दिया सरकार ने। पहले कंसिलिएशन होता था, कंसिलिएशन मतलब समझौता हो सकता था, पर अब आर्बिट्रेशन हो पाएगा कि एक आर्बिट्रेटरी अथॉरिटी, एक आर्बिट्रेटर बैठ पाएगा जो ये डिसाइड करेगा कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद। और इसके लिए एक टाइम फ्रेम सेट किया जाएगा जिसमें इसको डिसाइड किया जाएगा, और ये 60 दिन जिसका नोटिस पीरियड जो रहेगा, वेदर ये उसी में कंप्लीट हो जाएगा कंसिलिएशन के अलावा ये जो आर्बिट्रेशन है, या उसके बाद, ये तो समय ही बताएगा। खैर फिलहाल सरकार ने इसमें आर्बिट्रेशन को इंक्लूड किया है और 60 डेज का रूल्स नोटिस पीरियड लेकर आया सभी इंडस्ट्रीज के लिए। प्लस सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को कवर कर लिया गया है। इसमें कोई भी ऐसा सर्विस नहीं, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है इंक्लूडिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, टेलीफोन एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज। वो तो पहले से ही नोटिस पे चलते थे कि वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते बिकॉज पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन देम, देयरफॉर दे हैड टू गिव नोटिस ऑफ 45 डेज। और उसके बाद वो 15 डेज के बाद 45 डेज का नोटिस पीरियड, उसके बाद 15 डेज, मतलब वो 60 डेज तो हो ही जाता था। तो ये अभी जो ये सरकार लेके आई है नोटिस पीरियड, ये सारे इंडस्ट्रीज के लिए है। ऑल इंडस्ट्रीज मतलब A to Z जितने इंडस्ट्रीज होते हैं, जो भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में जो भी कंपनी आएगी वो सभी को इसका पालन करना पड़ेगा, उन सभी के वर्कर्स को इसका पालन करना पड़ेगा। तो देखिए और क्या है, सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक रीस्किलिंग फंड बनाया है। इसमें सरकार ने कहा है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, और अदर सोर्सेज की बात की है सरकार ने। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा उस पे तो सरकार की बात समझ में आ गया कि 15 डेज का वेजेस जो है, लास्ट 15 डेज की वेजेस किसी भी वर्कर की अगर उसको रिट्रेंचमेंट किया जाता है तो लास्ट 15 डेज में उसकी जो भी वेजेस थी उसके बेसिस पे उसको जो है रीस्किलिंग फंड दिया जाएगा। प्लस अदर सोर्सेज को सरकार ने डिफाइन नहीं किया है कि इसमें अदर सोर्सेज क्या होंगी, तो ये इस टर्म को बहुत वेग बनाता है, जो कि रीस्किलिंग फंड के बारे में सरकार ने कहा है कि रीस्किलिंग फंड एम्प्लॉयर और उसके अलावा अदर सोर्सेज से आएगा। तो सरकार को ये डिफाइन करना चाहिए कि अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा, जहां से रीस्किलिंग फंड मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 15 डेज सैलरी या वेजेस जो भी ड्रॉ किया गया है वर्कर्स के द्वारा या लेबर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम आते हैं फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। अब ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 क्या है, इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम सरकार ने गिग वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इंक्लूड किया है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, मैंने पहले ही बताया। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जिनका की टर्म बहुत छोटा होता है, वो परमानेंटली एक जगह पे काम नहीं करते, वो टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक टास्क है, उसको कंप्लीट करना है और उसके लिए किसी वर्कर को हायर किया गया, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होता है तो उस वर्कर का भी कोई काम रह नहीं जाता है। तो सरकार ने इनको भी इंक्लूड किया है सोशल सिक्योरिटी बिल में। गिग वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जिनको मतलब रेगुलर बेसिस पे कोई हायर नहीं करता है बट इरेगुलरली दे आर हायर्ड, एंड देन तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इवन इसमें आते हैं वो लोग जो कि कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उबर ओला और ये जो जोमेटो, स्विगी, ये सब भी आएंगे गिग वर्कर्स में। बट इसका भी बहुत विरोध कर रहे हैं बहुत सारे जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, वो इनको वर्कर्स मानते ही नहीं है, वो इनको पार्टनर्स बोलते हैं। वो बोलते हैं ये तो पार्टनर के जैसे काम करते हैं, तो ये गिग वर्कर्स कैसे हो गए। जितने भी ओला, उबर में या स्विगी वगैरह, जोमेटो में काम करते हैं, ये लोग तो पार्टनर्स के जैसे काम करते हैं, ऐसा कहना है बहुत सारे जो श्रमिक संगठन है उनका। तो और ये भी कहा है सरकार ने इस बिल के थ्रू कि
जो एम्प्लॉयज है, जो एग्रीगेटर कहते हैं, इसमें गिग वर्कर्स में एग्रीगेटर्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं अलग अलग सेगमेंट में, वो उनके सभी के अपने अपने टास्क होते हैं। इस प्रकार से इनको एग्रीगेटर्स कहा जाता है। जो एम्प्लॉयज है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1-2% ऑफ एनुअल टर्नओवर। जो भी उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर होगा उसका 1-2% सोशल सिक्योरिटी पर। और कोई भी वर्कर का जो 5% है उसका जो भी वेजेस है उसका 5% को वो इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब इट विल बी अप टू 5% व्हाट इज बीइंग पेड टू द वर्कर बाय एग्रीगेटर या गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर को जो पैसा मिलता है उसका 5% को इंक्रीज नहीं होगा उसका वेजेस जो भी है उससे, बट 1-2% ऑफ टर्नओवर कंट्रीब्यूट करेंगे ये सारे एम्प्लॉयर्स या एग्रीगेटर्स। प्लस नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020 ने डिफाइन किया है कि ऐसे लोग जो कि इंटर स्टेट माइग्रेंट्स है, जो कि बाहर स्टेट से आ रहे हैं आपके स्टेट में या आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में जा भी रहे, उनमें जो 18,000 प्रति माह तक जो वेतन कमाते हैं उनको इंक्लूड किया है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में जो काम करते हैं या गिग वर्कर्स है, सभी को जो 18,000 रुपए पर मंथ कमा रहे उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। बट यहाँ पे सरकार ने एक चीज की है कि सरकार का जो पहला क्लॉज था पहले का कि पैसा जो भी वर्क साइट है वहां पे एकोमोडेशन दिया जाता था टेम्परेरी कि कोई भी अगर वर्क साइट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या कोई भी काम चल रहा है वहां पर पास में ही लेबर को एकोमोडेशन दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया है सरकार ने। मतलब सरकार अब ये नहीं कह रही है कि उनको एकोमोडेशन दिया जाए वहां पे, सरकार ये कह रही है कि अपने घर से आने जाने का खर्चा उनको दिया जाए, वो जहां पे भी रहते हैं वहां से वो आए वहां पर वर्क साइट पर, और ये अपने नेटिव प्लेस से वो जो भी आते हैं काम करने के लिए अपने दूसरे स्टेट से अगर आते हैं काम करने के लिए आपके स्टेट में, तो पूरा खर्चा वो एम्प्लॉयर उठाएगा और वो उसको देगा जो भी खर्चा होता है अगर वो हायर कर रहा है ऐसे लेबर्स को, ऐसे वर्कर्स को, या उनको आने जाने का खर्चा, वो मतलब कम्यूटेशन का जो भी खर्चा है वो उठा लेगा एम्प्लॉयर, बट उनको टेम्परेरी एकोमोडेशन का फैसिलिटी को सरकार ने हटा लिया है। तो देखिए यही था पूरा लेबर कोड जो मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अगर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके पास लेके आऊँगा। और देखिए अगर सरकार ने ये चेंजेस किए हैं तो इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जैसा बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा राइट्स के साथ। देखिए अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट होगा तो बहुत प्रॉब्लम रहेगी हमारे देश में। अगर हमको वाकई में हम सीरियस हैं तो हमको थोड़ा तो सब्र से काम लेना पड़ेगा और थोड़ा एनवायरनमेंट जो है एम्प्लॉयज के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट एंड मोर पीपल कैन गेट एम्प्लॉयड। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो देखिएगा आने वाले समय में और भी ज़्यादा सिक्योर हो पाएंगे राइट्स। बिकॉज जब बेसिक नीड्स कंप्लीट होंगे, जब बेसिक नीड्स को मीट करेंगे बहुत सारे लोग, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंडीशंस अच्छी होंगी, लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो सकेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।